लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 10वें भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अब जरा उन कैदियों की सुध लेनी चाहिए जिन्हें नकली दारोगा ने दरोगा वाले बंगले में मैगजीन की बगल वाली कोठरी में बंद किया था। वास्तव में वो तेज सिंह ही थे जो दरोगा की सूरत बनाकर माया रानी से मिलने और उसके दिल का भेद लेने जा रहे थे। मगर जब दारोगा वाले बंगले पर पहुंचे तो माया रानी की लौंडियों तथा लाली की जुबानी मालूम हुआ कि दो आदमियों के पीछे पीछे माया रानी और नागा टीले पर गई हैं। तेज सिंह उस टीले का हाल बखूबी जानते थे और सुरंग की राह बाग के चौथे दर्जे में आने जाने का भेद भी उन्हें बता दिया गया था। इसलिए उन्हें शक हुआ और वे सोचने लगे कि माया रानी जिन दो आदमियों के पीछे पीछे टीले पर गई है, कहीं वे दोनों हमारी तरफ के अय्यार ना हो जो बाग के चौथे दर्जे में जाने का इरादा रखते हों। यदि वास्तव में ऐसा हो तो निस्संदेह माया रानी के हाथ से उन्हें कष्ट पहुंचेगा। ये सोचते ही तेज सिंह भी उसी टीले की तरफ रवाना हुए और यही सबब था कि सुरंग में दारोगा की शक्ल बने हुए तेज सिंह की माया रानी से मुलाकात हुई थी और उसके बाद जो कुछ हुआ ऊपर लिखा ही जा चुका है। मैगजीन की बगल वाली कोठरी में कैदियों को कैद करने के बाद जब खाने पीने का सामान लेकर तेज सिंह उस तहखाने में गए तो कैदियों को होश में लाकर संक्षेप में सब हाल कह दिया था और अजायब घर की ताली जो माया रानी से वापस ली थी राजा गोपाल सिंह को देकर कहा कि इस ताली की मदद से जहां तक हो सके आप लोग यहां से जल्द निकल जाइए। गोपाल सिंह ने जवाब दिया था कि यदि ये ताली न मिलती तो भी हम लोग यहां से निकल जाते, क्योंकि मुझे यहां का पूरा पूरा हाल मालूम है और अब आप हम लोगों की तरफ से निश्चिंत रहिए। मगर 24 घंटे के अंदर माया रानी का साथ न छोड़िए और न उसे कोई काम इस बीच में करने दीजिए। इसके बाद हम लोग स्वयं आपको ढूंढ लेंगे। इस दारोगा वाले बंगले का हाल केवल तेज सिंह को ही नहीं बल्कि हमारे और भी कई अय्यारों को मालूम था, क्योंकि कमलिनी ने जो कुछ भी वो जानती थी सभी को बता दिया था। अब जब तेज सिंह दारोगा वाले बंगले से चले तो राजा गोपाल सिंह और कमलिनी इत्यादि को ढूंढने के लिए उत्तर की तरफ रवाना हुए। वे जानते थे कि मैगजीन की बगल वाली कोठरी से निकलकर वे लोग उत्तर की तरफ ही किसी ठिकाने बाहर होंगे। तेज सिंह कोस भर से ज्यादा नहीं गए होंगे कि रात की पहली अंधेरी ने चारों तरफ अपना दखल जमा लिया, जिसके सबब से वे उन लोगों को बखूबी ढूंढ न सकते थे और न उन लोगों का ठीक पता ही था। तथापि उन्हें विशेष कष्ट न उठाना पड़ा, क्योंकि थोड़ी ही दूर जाने के बाद देवी सिंह से मुलाकात हो गई जो इन्हीं को ढूंढने के लिए जा रहे थे। देवी सिंह के साथ चलकर तेज सिंह थोड़ी ही देर में वहां जा पहुंचे जहां गोपाल सिंह इत्यादि घने जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे इनके आने की राह देख रहे थे। तेज सिंह को देखते ही सब लोग उठ खड़े हुए और खातिर की तौर पर 2-4 कदम आगे बढ़ाए। देवी सिंह, देखिए इन्हें कितना जल्द ढूंढ लाया हूं। गोपाल सिंह तेज सिंह से, आइए आइए। तेज सिंह, इतनी दूर आए तो क्या 2-4 कदम के लिए रुके रहेंगे? गोपाल सिंह हंस के और तेज सिंह का हाथ पकड़ के, आज आप ही की बदौलत हम लोग जीते जागते यहां दिखाई दे रहे हैं। तेज सिंह, ये सब तो भगवती की कृपा से हुआ और उन्हीं की कृपा से इस समय मैं इसके लिए अच्छी तरह तैयार भी हो रहा हूं कि मेरी जितनी तारीफ आपकी की हो सके कीजिए और मैं फूला नहीं समाता हुआ चुपचाप बैठा सुनता रहूं और घंटों बीत जाएं। मगर तिस पर भी आपकी की हुई तारीफ को उस काम के बदले में न समझूं जिसकी वजह से आप लोग छूट गए, बल्कि एक दूसरे ही काम के बदले में समझूं जिसका पता खुद आप ही की जुबान से लगेगा और ये भी जाना जाएगा कि मैं कौन सा अनूठा काम करके आया हूं जिसे खुद नहीं जानता, मगर जिसके बदले में तारीफों की बौछार सहने को चुप्पी का छाता लगाए पहले ही से तैयार था। साथ ही इसके ये भी कह देना अनुचित न होगा कि मैं केवल आप ही को तारीफ करने के लिए मजबूर न करूंगा, बल्कि आपसे ज्यादा कमलिनी और लाडली को मेरी तारीफ करनी पड़ेगी। गोपाल सिंह कुछ सोचकर और हंसी के ढंग से, अगर गुस्ताखी और बेअदबी में न गिनिए तो मैं पूछ लूं कि आज आपने भंग के बदले में ताड़ी तो नहीं छानी है? यद्यपि ये जंगल बहुत ही घना और अंधकारमय हो रहा था, मगर तेज सिंह को साथ लिए देवी सिंह के आने की आहट पाते ही भूतनाथ ने बटुए में से एक छोटी सी अबरख की लालटेन, जो मोड़ माड़ के बहुत छोटी और चिपटी कर ली जाती थी, निकाल ली थी और रोशनी के लिए तैयार बैठा था। देवी सिंह की आवाज पाते ही उसने बत्ती बाल कर उजाला कर दिया, जिससे सभी की सूरत साफ साफ दिखाई दे रही थी।
तेज सिंह की इज्जत के लिए सब कोई उठकर दो चार कदम आगे बढ़ गए थे और इसके बाद माया रानी का समाचार जानने की नीयत से सभी ने उन्हें घेर लिया था। तेज सिंह के चेहरे पर खुशी की निशानियां मामूली से ज्यादा दिखाई दे रही थीं। इसलिए गोपाल सिंह इत्यादि किसी भारी खुशखबरी के सुनने की लालसा मिटाने का उद्योग करना चाहते थे। मगर तेज सिंह की रेशम की गुत्थी की तरह उलझी हुई बातों को सुनकर गोपाल सिंह भौचक से हो गए और सोचने लगे कि वो कैसी खुशखबरी है कि जिसे तेज सिंह स्वयं नहीं जानते, बल्कि मुझसे ही सुनकर मुझी को सुनाने और खुश करके तारीफों की बौछार सहने के लिए तैयार हैं। और यही सबब था कि राजा गोपाल सिंह ने दिल लगी के साथ तेज सिंह पर भंग के बदले में ताड़ी पीने की आवाज कसी। तेज सिंह हंसकर ताड़ी और शराब पीना तो आप लोगों का काम है, जिन्हें अपने बेगानी की कुछ खबर ही नहीं रहती। मैं ये बात दिल्लगी से नहीं कहता, बल्कि साबित कर दूं कि आप भी उन्हीं में अपनी गिनती करा चुके हैं। सच तो यो है कि इस समय आपके पेट में चूहे कूदते होंगे और ये जानने के लिए आप बहुत ही बेताब होंगे कि मैं आपसे क्या पूछूंगा और क्या कहूंगा। अच्छा, आप ये बताइए कि लक्ष्मी देवी किसका नाम है? गोपाल सिंह, क्या आप नहीं जानते? ये तो उसी कमबख्त माया रानी का नाम है। तेज सिंह, बस बस बस, आपकी जुबानी मुझे उस बात का पता लग गया जिसे मैं एक भारी खुशखबरी समझता हूं। अब आप सुनिए कुछ रुक कर। मगर नहीं, पहले आपसे इनाम पाने का इकरार तो करा ही लेना चाहिए, क्योंकि खाली तारीफों की बौछार से काम न चलेगा। गोपाल सिंह, मैं आपको कुछ इनाम देने योग्य तो हूं नहीं, पर यदि आप मुझे इस योग्य समझते ही हैं तो इनाम का निश्चय भी आप ही कर लीजिए। मुझे जी जान से उसे पूरा करने के लिए तैयार पाइएगा। तेज सिंह हाथ फैलाकर, अच्छा तो आप हाथ पर हाथ मारिए। मैं अपना इनाम जब चाहूंगा मांग लूंगा और आप उस समय उसे देने योग्य होंगे। गोपाल सिंह तेज सिंह के हाथ पर हाथ मार के, लीजिए अब तो कहिए, आप तो हम लोगों की बेचैनी बढ़ाते ही जा रहे हैं। तेज सिंह, हाँ हाँ सुनिए, कमलिनी और लाड़ली से, तुम दोनों भी जरा पास आ जाओ और ध्यान देकर सुनो कि मैं क्या कहता हूं। हंसकर, हाँ आप लोग बड़े खुश होंगे। हाँ, अब आप सब बैठ जाइए। गोपाल सिंह बैठकर, तो आप कहते क्यों नहीं? इतना नखरा तिल्ला क्यों कर रहे हैं? तेज सिंह, इसलिए कि खुशी के बाद आप लोगों को रंज भी होगा और आप लोग एक तरद्दुद में फंस जाएंगे। गोपाल सिंह, आप तो उलझन पर उलझन डाले जाते हैं और कुछ कहते भी नहीं। तेज सिंह, कहता तो हूं, सुनिए, ये जो माया रानी है वो असल में आपकी स्त्री लक्ष्मी देवी नहीं है। इतना सुनते ही राजा गोपाल सिंह, कमलिनी और लाड़ली को हद से ज्यादा खुशी हुई, यहां तक कि दम रुकने लगा और थोड़ी देर तक कुछ कहने की सामर्थ्य न रह गई। इसके बाद अपनी अवस्था ठीक करके कमलिनी ने कहा, उफ, आज मेरे सिर से बड़े भारी कलंक का टीका मिटा। मैं इस ताने की सोच में मरी जाती थी कि तुम्हारी बहन जब इतनी दुष्ट है तो तुम न जाने कैसी होगी। गोपाल सिंह, मैं जिस ख्याल से लोगों को अपना मुंह दिखाने से हिचकिचाता था, आज वो जाता रहा। अब मैं खुशी से जमानिया के राज कर्मचारियों के सामने माया रानी का इजहार लूंगा। मगर ये तो कहिए कि इस बात का निश्चय आपको क्यों कर हुआ? तेज सिंह, मैं संक्षेप में आपसे ये कह चुका हूं कि जब मैं दारोगा की सूरत में सुरंग के अंदर पहुंचा और माया रानी से मुलाकात हुई तो आपको होश में लाने के लिए माया रानी से खूब हुज्जत हुई। गोपाल सिंह, हाँ, ये आप कह चुके हैं। तेज सिंह, उस समय जो जो बातें माया रानी से हुई वो तो पीछे कहूंगा, मगर माया रानी की थोड़ी सी बात, जिसे मैंने इस तरह अक्षर अक्षर खूब याद कर रखा है, जैसे पाठशाला के लड़के अपना पाठ याद कर रखते हैं, आप लोगों से कहता हूं। उसी से आप लोग उस भेद का मतलब निकाल लेंगे। माया रानी ने मुझे समझाने की रीत से कहा था कि यद्यपि आपको इस बात का रंज है कि मैंने गोपाल सिंह के साथ दगा की और ये भेद आपसे छिपा रखा, मगर आप भी तो जरा पुरानी बातों को याद कीजिए, खास करके उस अंधेरी रात की बात जिसमें मेरी शादी और पुतले की बदलौल हुई थी। आप ही ने तो मुझे यहां तक पहुंचाया। अब अगर मेरी दुर्दशा होगी तो क्या आप बच जाएंगे? मान लिया जाए कि अगर गोपाल सिंह को बचा लें तो लक्ष्मी देवी का बच के निकल जाना आपके लिए दुखदायी ना होगा, और जब इस बात की खबर गोपाल सिंह को लगेगी तो क्या वो आपको छोड़ देगा? बेशक जो कुछ आज तक मैंने किया है सब आप ही का कसूर समझा जाएगा। मैंने इसे इसलिए कैद किया था कि लक्ष्मी देवी वाला भेद इसे मालूम ना होने पावे, या इसे इस बात का पता न लग जाए कि दारोगा की करतूत ने लक्ष्मी देवी की जगह, बस
इतना कहकर वो चुप हो गई और मैंने भी इस भेद को सोचते हुए ये समझकर कि कहीं बात की बात में मेरा अनजान पर न झलक जावे और माया रानी को ये ना मालूम हो जाए कि मैं वास्तव में दारोगा नहीं हूं, इन बातों का कुछ जवाब देना उचित न जाना और चुप हो रहा। गोपाल सिंह। बस बस, माया रानी के मुंह से निकली हुई इतनी ही बातें सबूत के लिए काफी हैं, और बेशक वो कमबख्त मेरी स्त्री नहीं है। अब मुझे ब्याह के दिन की कुछ बातें धीरे धीरे याद आ रही हैं, जो इस बात को और भी मजबूत कर रही हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि हरामखोर दारोगा ही सब फसादों की जड़ है। कमलिनी। मगर उस हरामजादी की बातों से, जैसा कि आपने अभी कहा, यह भी साबित होता है कि दारोगा की मदद से अपना काम पूरा करने के बाद वो मेरी बहन लक्ष्मी देवी की जान लेना चाहती थी, मगर वो किसी तरह बच के निकल गई। तेज सिंह। बेशक ऐसा ही है, और मेरा दिल गवाही देता है कि लक्ष्मी देवी अभी तक जीती हैं। यदि उसकी खोज की जाए तो वो अवश्य मिलेगी। गोपाल सिंह। मेरा भी दिल यही गवाही देता है, मगर अफसोस की बात है कि उसने मुझ तक पहुंचने या इस भेद को खोलने के लिए कुछ उद्योग न किया। कमलनी। ये आप कैसे कह सकते हैं कि उसने कोई उद्योग न किया होगा? कदाचित उसका उद्योग सफल न हुआ हो। इसके अतिरिक्त माया रानी की और दारोगा की चालाकी कुछ इतनी कच्ची न थी कि किसी की कलाई चल सकती। फिर उस बेचारी का क्या कसूर, जब मैं उसकी सगी बहन होकर धोखे में फंस गई और इतने दिनों तक उसके साथ रही, तो दूसरे की क्या बात है। उसके ब्याह के 4 वर्ष बाद जब मैं माता पिता के मर जाने के कारण लाडली को साथ लेकर आपके घर आई, तो माया रानी की सूरत देखते ही मुझे कुछ शक पड़ा, परंतु इस ख्याल ने उस शक को जमने न दिया कि कदाचित 4 वर्ष के अंतर ने उसकी सूरत शक्ल में इतना फर्क डाल दिया हो, और ये आश्चर्य की बात है भी नहीं। बहुतेरी कुंवारी लड़कियों की सूरत शक्ल ब्याह होने के 3 या 4 वर्ष बाद ही ऐसी बदल जाती है कि पहचानना कठिन होता है। तेज सिंह। प्रायः ऐसा होता है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कमलिनी। और कमबख्त ने हम दोनों बहनों की उतनी ही खातिर की जितनी कोई बहन किसी बहन की कर सकती है। मगर ये बात भी तभी तक रही जब तक उसने, गोपाल सिंह की तरफ इशारा करके, इनको कैद नहीं कर दिया। गोपाल सिंह। मेरे साथ तो रस्म और रिवाज ने दगा की। ब्याह के पहले मैंने उसे देखा ही न था, फिर पहचानता क्यों कर? कमलनी। बेशक बड़ी चालाकी खेली गई। हाय, अब मैं बहन लक्ष्मी देवी को कहां ढूंढूं और कैसे पाऊं? तेज सिंह। जिस ढंग से माया रानी ने मुझे समझाया था, उससे तो मालूम होता है कि ये चालाकी करने के साथ ही दारोगा ने लक्ष्मी देवी को कैद करके किसी गुप्त स्थान में रख दिया था। मगर कुछ दिनों के बाद वो किसी ढंग से छूट के निकल गई। शायद इसी सबब से वो कमलिनी या लाडली से ना मिल सकी हो। गोपाल से। बिना दारोगा को सता इसका पूरा हाल मालूम ना होगा। तेज सिंह। दरोगा तो रोहतासगढ़ में ही कैद है। इतने ही में एक तरफ से आवाज आई, दरोगा अब रोहतासगढ़ में कैद नहीं है, निकल भागा। तेज सिंह ने घूम कर देखा तो भैरव सिंह पर निगाह पड़ी। भैरव सिंह ने पिता के चरण छुए और राजा गोपाल सिंह को भी प्रणाम किया। इसके बाद आज्ञा पाकर बैठ गया। तेज सिंह भैरव सिंह से। क्या तुम बड़ी देर से खड़े खड़े हम लोगों की बातें सुन रहे थे? हम लोग बातों में इतना डूबे हुए थे कि तुम्हारा आना जरा भी मालूम न हुआ। भैरव सिंह। जी नहीं, मैं अभी अभी चला आ रहा हूं, और सिवाय इस आखिरी बात के जिसका जवाब दिया है, आप लोगों की और कोई बात मैंने नहीं सुनी। तेज सिंह। तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि हम लोग यहां हैं? भैरव सिंह। मैं तिलिस्मी बाग के चौथे दर्जे में जा रहा था, मगर जब दरोगा वाले बंगले के पास पहुंचा तो उसकी बिगड़ी हुई अवस्था देखकर जी व्याकुल हो गया, क्योंकि इस बात का विश्वास करने में किसी तरह का शक नहीं हो सकता था कि उस बंगले की बर्बादी का सबब बारूद और सुरंग है, और ये कार्रवाई बेशक हमारे दुश्मनों की है। अस्तु तिलिस्मी बाग के चौथे दर्जे में जाने के पहले इस मामले का असल हाल जानने की इच्छा हुई, और किसी से मिलने की आशा में मैं इस जंगल में घूमने लगा। मगर इस लालटेन की रोशनी ने, जो यहां बल रही है, मुझे ज्यादा देर तक नहीं भटकने दिया। अब सबसे पहले मैं उस बंगले की बर्बादी का सबब जानना चाहता हूं। यदि आपको मालूम हो तो कहिए। तेज सिंह। मैं भी यही चाहता हूं कि राजा बीरेंद्र सिंह का कुशल क्षेम पूछने के बाद जो कुछ कहना है सो तुमसे कहूं, और उस बंगले की काया पलट का सबब तुमसे बयान करूं, क्योंकि इस समय एक बड़ा ही कठिन काम तुम्हारे सुपुर्द किया जाएगा, जो कितना जरूरी है सो उस बंगले का हाल सुनते ही तुम्हें मालूम हो जाएगा। भैरव सिंह। राजा बीरेंद्र सिंह बहुत अच्छी तरह हैं। इधर का हाल सुनकर उन्हें बहुत क्रोध आता है और चुपचाप बैठे रहने की इच्छा नहीं होती।
परंतु आपकी वो बात उन्हें बराबर याद आती रहती है जो उनसे विदा होते समय अपनी कसब का बोझ देकर आप कह आए थे। निसंदेह वो आपको सच्चे दिल से चाहते हैं और यही सबब है कि बहुत कुछ कर सकने की शक्ति रखकर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तेज सिंह: हाँ, मैं उनसे ये ताकीद कराया था कि चुपचाप चुनार जाकर बैठिए और देखिए कि हम लोग क्या करते हैं। तो क्या राजा बीरेंद्र सिंह चुनार गए? भैरव सिंह: जी हाँ, वे चुनार गए और मैं अब की दफे चुनार ही से चला आ रहा हूं। रोहतासगढ़ में केवल ज्योतिषी जी हैं और उन्हें राज्य संबंधी कार्यों से बहुत कम फुर्सत मिलती है। इसी सबब से दारोगा धोखा देकर नामालूम किस तरह कैद से निकल भागा। जब ये खबर चुनार पहुंची तो ये सोचकर कि भविष्य में कोई गड़बड़ न होने पाए, चुन्नीलाल अय्यर रोहतासगढ़ भेजे गए और जब तक कोई दूसरा हुक्म न पहुंचे उन्हें बराबर रोहतासगढ़ ही में रहने की आज्ञा हुई और मैं इधर का हालचाल लेने के लिए भेजा गया। तेज सिंह: अच्छा, तो मैं दरोगा वाले कमरे की बर्बादी का सबब बयान करता हूं। इसके बाद तेज सिंह ने सब हाल अर्थात अपना सुरंग में जाना, माया रानी से मुलाकात और बातचीत, राजा गोपाल सिंह और कमलिनी इत्यादि का गिरफ्तार होना और फिर उन्हें छुड़ाना तथा दारोगा वाले बंगले के उड़ने का सबब और इसके बाद का पूरा पूरा हाल कह सुनाया, जिसे भैरव सिंह बड़े गौर से सुनता रहा। और जब बातें पूरी हो गईं तो बोला, ये एक विचित्र बात मालूम हुई कि माया रानी वास्तव में कमलिनी की बहन नहीं है। कुछ सोचकर, मगर मैं समझता हूं कि असल बातों का पूरा पूरा पता लगाने के लिए उसे बहुत जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। केवल उसी को नहीं बल्कि कमबख्त दारोगा को भी ढूंढ निकालना चाहिए। गोपाल सिंह: बेशक ऐसा ही होना चाहिए और अब मैं भी अपने को गुप्त रखना नहीं चाहता, जैसा कि आज के पहले सोचे हुए था। तेज सिंह: सबसे पहले यह तय कर लेना चाहिए कि अब हम लोगों को करना क्या है। गोपाल सिंह से: आप अपनी राय दीजिए। गोपाल सिंह: राय और बहस में तो घंटों बीत जाएंगे, इसलिए ये काम भी आप ही की मर्जी पर छोड़ा जाए। जो कहिए वही किया जाए। तेज सिंह कुछ सोचकर: अच्छा, तो फिर आप कमलिनी और लाडली को लेकर जमानिया जाइए और तिलिस्मी बाग में पहुंचकर अपने को प्रकट कर दीजिए। मैं समझता हूं कि वहां आपका विपक्षी कोई भी न होगा। गोपाल सिंह: आप खिलाफ कह रहे हैं? मेरे नौकरों को मुझसे मिलने की खुशी है। अपने नौकरों में मैं अपने को प्रकट भी कर चुका हूं। तेज सिंह ताज्जुब से: ये कब? मैं तो इसका हाल कुछ भी नहीं जानता। गोपाल सिंह: इधर आपसे मुलाकात ही कब हुई जो आप जानते? कमलिनी, लाडली, भूतनाथ और देवी सिंह को ये मालूम है। तेज सिंह: खैर, कह तो जाइए कि क्या हुआ। गोपाल सिंह: बड़ा ही मजा हुआ। मैं आपसे खुलासा कह दूं, सुनिए। एक दिन रात के समय मैं भूतनाथ को साथ लिए गुप्त राह से तिलिस्मी बाग के उस दर्जे में पहुंचा जिसमें माया रानी सो रही थी। हम दोनों नकाब डाले हुए थे। उस समय इसके सिवा और कोई काम न कर सके कि कुछ रुपए देकर एक मालिन को इस बात पर राजी करे कि कल रात के समय तू चुपके से चोर दरवाजा खोल दीजो, क्योंकि कमलिनी इस बाग में आना चाहती है। ये काम इस मतलब से नहीं किया गया कि वास्तव में कमलिनी वहां जाने वाली थी, बल्कि इस मतलब से था कि किसी तरह से कमलिनी के जाने की झूठी खबर माया रानी को मालूम हो जाए और वो कमलिनी को गिरफ्तार करने के लिए पहले से तैयार रहे, जिसके बदले में हम और भूतनाथ जाने वाले थे। क्योंकि आगे जो कुछ मैं कहूंगा उससे मालूम होगा कि वो मालिन तो इस भेद को छिपाया चाहती थी और हम लोग हर तरह से प्रकट करके अपनों को गिरफ्तार कराया चाहते थे। इसी सबब से दूसरे दिन आधी रात के समय हम दोनों फिर उस बाग में उसी राह से पहुंचे जिसका हाल मेरे सिवा और कोई भी नहीं जानता। बाग ही में नहीं बल्कि उस कमरे में पहुंचे जिसमें माया रानी अकेली सो रही थी। उस समय वहां केवल एक हांडी जल रही थी, जिसे जाते ही मैंने बुझा दिया और इसके बाद दरवाजे में ताला लगा दिया जो अपने साथ ले गया था। यद्यपि दरवाजे पर पहरा पड़ रहा था, मगर मैं दरवाजे की राह से नहीं गया था, बल्कि एक सुरंग की राह से गया था जिसका सिरा उसी कोठरी में निकलता था। उस कोठरी की दीवार आबनूसी लकड़ी की थी और इस बात का गुमान भी नहीं हो सकता था कि दीवार में कोई दरवाजा है। ये दरवाजा केवल एक तख्ते के हट जाने से खुलता है और तख्ता एक कमानी के सहारे पर है। खैर, ताला बंद कर देने के बाद मैंने जानबूझकर एक शीशा जमीन पर गिरा दिया, जिसकी आवाज से माया रानी चौंक उठी। अंधेरे के कारण सूरत तो दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि उसने क्या क्या किया, मगर इसमें कोई संदेह नहीं कि वो बहुत ही घबराई होगी और वो घबराहट उसकी उस समय और भी बढ़ गई होगी जब दरवाजे के पास पहुंचकर उसने देखा होगा कि वहां ताला बंद है। मैं पैर पटक पटक कर कमरे में घूमने लगा। थोड़ी देर में टटोलता हुआ माया रानी के पास पहुंचकर
मैंने उसकी कलाई पकड़ ली और जब वो चिल्लाई तो एक तमाचा जड़ के अलग हो गया। तब मैंने एक चोर लालटेन जलाई जो मेरे पास थी। उस समय तक माया रानी डर और मार खाने के कारण बेहोश हो चुकी थी। मैंने दरवाजे का ताला खोल दिया और उसे उठाकर चारपाई पर लिटा देने के बाद वहां से चलता बना। ये कार्रवाई इसलिए की गई थी कि माया रानी घबराकर बाहर निकले और उसकी लौंडियां इस घटना का पता लगाने के लिए चारों तरफ घूमे, जिससे आगे हम लोग जो कुछ करेंगे उसकी खबर माया रानी को लग जाए। इसके बाद मैं और भूतनाथ एक नियत स्थान पर उस मालिन से जाकर मिले और उससे बोले कि आज तो कमलिनी नहीं आ सके, मगर कल आधी रात को जरूर आवेगी। चोर दरवाजा खुला रखिए। बेशक इस बात की खबर माया रानी को लग गई, जैसा कि हम लोग चाहते थे, क्योंकि दूसरे दिन जब हम लोग चोर दरवाजे की राह बाग में पहुंचे तो हम लोगों को गिरफ्तार करने के लिए कई आदमी मुस्तैद थे। ऊपर लिखे हुए बयान से पाठक इतना तो जरूर समझ गए होंगे कि माया रानी के बाग में पहुंचने वाले दोनों नकाबपोश, जिनका हाल संतति के 9वें भाग के चौथे और 7वें बयान में लिखा गया है, यही राजा गोपाल सिंह और भूतनाथ थे। इसलिए उन दोनों ने और जो कुछ काम किया उसे इस जगह दोहरा कर लिखना हम इसलिए उचित नहीं समझते कि वो हाल पाठकगण पढ़ ही चुके हैं और उन्हें याद होगा। अस्तु यहां केवल इतना ही कह देना काफी है कि ये दोनों गोपाल सिंह और भूतनाथ थे, और राजा गोपाल सिंह ने ही कोठरी के अंदर बारी बारी से 5-5 आदमियों को बुलाकर अपनी सूरत दिखाई और कुछ थोड़ा सा हाल भी कहा था। राजा गोपाल सिंह ने ये सब पूरा पूरा हाल तेज सिंह और भैरव सिंह से कहा और देर तक वे सुन सुनकर हंसते रहे। इसके बाद देवी सिंह और भूतनाथ ने भी अपनी कार्रवाई का हाल कहा और फिर इस विषय में बातचीत होने लगी कि अब क्या करना चाहिए। तेज सिंह गोपाल सिंह से, अब आप खुले दिल से अपने महल में जाकर राज्य का काम कर सकते हैं, इसलिए अब जो कुछ आपको करना है हुकूमत के साथ कीजिए। ईश्वर की कृपा से अब आपको किसी तरह की चिंता न रही, इसलिए इधर उधर। गोपाल सिंह, ये आप नहीं कह सकते कि अब मुझे किसी तरह की चिंता नहीं, मगर हां बहुत सी बातें जिनके सबब से मैं अपने महल में जाने से हिचकता था जाती रहीं। इसलिए मेरी भी राय है कि कमलिनी और लाडली को साथ लेकर मैं अपने घर जाऊं और वहां से दोनों कुमारों को मदद पहुंचाने का उद्योग करूं जो इस समय तिलिस्म के अंदर जा पहुंचे हैं। क्योंकि यद्यपि तिलिस्म का फैसला उन दोनों के हाथों होना ब्रह्मा की लकीर से अटल हो रहा है, तथापि मेरी मदद पहुंचने से उन्हें विशेष कष्ट न उठाना पड़ेगा। इसके साथ मैं ये भी चाहता हूं कि किशोरी और कामनी को भी अपनी तिलिस्मी बाग ही में बुलाकर रखूं। कमलिनी, जी नहीं, मैं तिलिस्मी बाग में तब तक नहीं जाऊंगी जब तक कमबख्त माया रानी से अपना बदला न ले लूंगी, और अपनी बहन को, यदि वो अभी तक इस दुनिया में है, ना ढूंढ निकालूंगी। किशोरी और कामनी का भी आपके यहां रहना उचित नहीं है। इसे आप अच्छी तरह गौर करके सोच लें। उनकी तरफ से आप निश्चिंत रहें। तालाब वाले मकान में जो आजकल मेरी दखल में है, उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ न होगी। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूं कि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और मुझे अपनी राह पर छोड़ दें। गोपाल सिंह कुछ सोचकर, तुम्हारी बातों का बहुत सा हिस्सा सही और वाजिब है, मगर बेइज्जती के साथ तुम्हारा इधर उधर मारे मारे फिरना मुझे पसंद नहीं। यद्यपि तुम्हें अय्यारी का शौक है और तुम इस फन को अच्छी तरह जानती हो, मगर मेरी और इसी के साथ किसी और की इज्जत पर भी ध्यान देना उचित है। ये बात मैं तुम्हारी गुप्त इच्छा को अच्छी तरह समझ कर कहता हूं। मैं तुम्हारी अभिलाषा में बाधक नहीं होता, बल्कि उसे उत्तम और योग्य समझता हूं। कमलिनी कुछ शर्मा कर, उस दिन आप जो चाहे मुझे सजा दें, जिस दिन किसी की जुबानी जो अय्यार या उन लोगों में से ना हो जिनके सामने मैं हो सकती हूं, आप ये सुन पावें कि कमलिनी या लाडली की सूरत किसी ने देख ली या दोनों ने कोई ऐसा काम किया जो बेइज्जती या बदनामी से संबंध रखता है। गोपाल सिंह तेज सिंह से, आपकी क्या राय है? तेज सिंह, मैं इस विषय में कुछ भी ना बोलूंगा। हाँ, इतना अवश्य कहूंगा कि यदि आप कमलिनी की प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे तो मैं अपने 2 अय्यारों को इनकी हिफाजत के लिए छोड़ दूंगा। गोपाल सिंह, जब आप ऐसा कहते हैं तो मुझे कमलिनी की बात माननी पड़ेगी। खैर, थोड़े से सिपाही इनकी मदद के लिए मैं भी मुकर्रर कर दूंगा। कमलिनी, मुझे उससे ज्यादा आदमियों की जरूरत नहीं है जितने मेरे पास थे। हाँ, आप उन लोगों को एक चिट्ठी मेरे जाने के बाद अवश्य लिख दे कि हम इस बात से खुश हैं कि तुम इतने दिनों से कमलिनी के साथ रहे और रहोगे। हाँ, इसके साथ एक काम और भी चाहती हूं। गोपाल सिंह, वो क्या? कमलिनी, जब मैंने अपना किस्सा आपसे बयान किया था तो ये भी कहा था कि माया रानी ने तिलिस्मी मकान के जरिए से
कुमार और उनके अय्यारों के साथ ही साथ कई बहादुर सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया था। गोपाल सिंह: हाँ, मुझे याद है, जिस मकान में बारी बारी हंसकर वे लोग कूद गए थे। कमलनी: जी हाँ, कुमार और उनके अय्यार तो छूट गए, मगर मेरे सिपाहियों का अभी तक पता नहीं है। बेशक वे भी तिलिस्मी बाग के किसी ठिकाने कैद होंगे, जिसका पता आप लगा सकते हैं। मुझे आज तक ये ना मालूम हुआ कि उनके हंसने और कूद पड़ने का क्या कारण था। इस विषय में कुमार से भी कुछ पूछने का मौका न मिला। गोपाल सिंह: मैं वादा करता हूं कि उन आदमियों को, यदि वे मारे नहीं गए हैं, तो अवश्य ढूंढ निकालूंगा। और इसका कारण कि वे लोग हंसते हंसते उस मकान के अंदर क्यों कूद पड़े, सो तुम इसी समय देवी सिंह से भी पूछ सकती हो, जो यहां मौजूद हैं और उन हंसते हंसते कूद पड़ने वालों में शरीक थे। देवी सिंह: माफ कीजिए, मैं उस विषय में तब तक कुछ भी न कहूंगा जब तक इंद्रजीत सिंह मेरे सामने मौजूद न होंगे, क्योंकि उन्होंने इस बात को छिपाने के लिए मुझे सख्त ताकीद की है, बल्कि कसम दे रखी है। कमलनी: ये और भी आश्चर्य की बात है। खैर, जाने दीजिए, फिर देखा जाएगा। हाँ, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार की, लाडली मेरे साथ रहेगी। गोपाल सिंह: हाँ, स्वीकार की, मगर देखना, जो कुछ करना होशियारी ही से करना और मुझे बराबर खबर देती रहना। तेज सिंह: मैं प्रतिज्ञानुसार अपने 2 अय्यार तुम्हारे सुपुर्द करता हूं, जिन्हें तुम चाहो अपनी मदद के लिए ले लो। कमलनी: अच्छा, तो आप कृपा कर भूतनाथ और देवी सिंह को दे दीजिए। तेज सिंह: भूतनाथ तो तुम्हारा ही अय्यार है, उस पर अभी मेरा कोई अख्तियार नहीं है, वो अवश्य तुम्हारे साथ रहेगा। उसके अतिरिक्त 2 अय्यार तुम और ले लो। कमलनी: निस्संदेह आपका मुझ पर बड़ा अनुग्रह है, मगर मुझे ज्यादा अय्यारों की आवश्यकता नहीं है। तेज सिंह: खैर, यही सही, फिर देखा जाएगा। देवी सिंह से: अच्छा, तो तुम कमलिनी का काम करो और इनके साथ रहो। देवी सिंह: बहुत अच्छा। तेज सिंह: खैर, अब तो सभा विसर्जित होनी चाहिए। देखिए, आसमान का रंग बदल गया। कमलिनी और लाडली के लिए सवारी का क्या इंतजाम होगा? कमलिनी: थोड़ी दूर जाकर मैं रास्ते में इसका इंतजाम कर लूंगी, आप बेफिक्र रहिए। थोड़ी सी बातचीत के बाद सब कोई उठ खड़े हुए। कमलिनी, लाडली, भूतनाथ तथा देवी सिंह ने दक्षिण का रास्ता पकड़ा और कुछ दूर जाने के बाद सूर्य भगवान की लालिमा दिखाई देने के पहले ही एक जंगल में गायब हो गए। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 10वें भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।